તો કયા પ્રકારના હોઈ શકે છે આજના પરિણામો અને દેશની રાજનીતિમાં ગુજરાતની રાજનીતિમાં આજનો દિવસ કેટલો મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે આ તમામ મુદ્દે ચર્ચા માટે જોડાયા છે हमारा सिफोलॉजिस्ट एवं यशवंत देशमुख। यशवंत जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले ये बताइए कि गुजरात के चुनाव पर यानी आज के दिन पर सबकी नजर है पूरे देश की, कितना महत्वपूर्ण है राजकीय तौर पर? बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि मुझे याद नहीं पड़ता कि हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण साबित होने वाला असेंबली इलेक्शन इतना बड़ा कौन सा था। अगर इससे पहले की बात करें तो शायद ममता बनर्जी के जीतना ये पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिहाज से एक 30 साल बाद बहुत बड़ी बात जरूर थी, लेकिन उसका राष्ट्रीय स्तर पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट उस समय पड़ा था ये भी उसकी बात नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि ये चुनाव एक ऐसा होगा जिसमें नरेंद्र मोदी की जीत या उनका अटकना या उनकी 2/3 जीत या बहुत बड़ी जीत, इन सारी स्थितियों के ऊपर भारत की आगामी राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होने वाली। बिल्कुल। आज के अगर दिन की बात करें तो जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ है, क्या संकेत मिले इस विक्रमजनक वोटिंग के बाद? देखिए, एक बात तो अच्छी है, किसी पार्टी विशेष की आप बात न करें। अगर पिछले 3 वर्षों में आप देखें तो हर राज्य के चुनाव में, हर स्तर के चुनाव में 10 से 15% रिकॉर्ड मतदान में वृद्धि हुई है जी। और ये पिछले करीब 7-8 जितने राज्य के चुनाव हुए उनमें भी ये बात आई है, स्थानीय निकाय के चुनाव में ये बात आई है। और ये एक अच्छा ट्रेंड है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है। और मेरा मानना है कि इसमें राजनीतिकों का कोई योगदान नहीं है। इसमें मुख्यतः जो सामाजिक नेता हैं अपने देश के, चाहे वो बाबा रामदेव हों, चाहे अन्ना हजारे हों या तमाम अन्य गुरु और नेता हों, उन लोगों ने पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में जो लगातार करप्शन, खराब गवर्नेंस के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, उससे जन जागृति हुई है। उस जन जागृति के कारण किसी भी पार्टी के लोग हों, लेकिन वो उन्होंने बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी लोकतंत्र हैं, इस तरीके का टर्नआउट ये पहली बार लोग देख रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे देख रहे हैं। और ये केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये प्रो इनकम्बेंसी भी रहा है। बिल्कुल। कुछ राज्यों में जहां पे खराब सरकारें रही हैं, वहां पे बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के वोट देके उन सत्ता को, लोगों को सत्ता से हटाया है। कुछ राज्यों में जहां अच्छी सरकारें रही हैं या विपक्ष खराब रहा है, वहां पे लोगों ने ज्यादा तादाद में लोग निकल के उन्होंने जो सत्ता में थे उनको बचाया भी है। तो ये दोनों तरीके से लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आज बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि गुजरात की जनता का वर्डिक्ट क्या आता है। बिल्कुल यशवंत जी, खासतौर पे गुजरात भी ये ताक कर बैठा है कि पिछले काफी सालों से गुजरात में कोई थर्ड फ्रंट खड़ा हो, ऐसी जद्दोजहद हो रही है। क्या इस आज के जो परिणाम आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी चर्चा में रहेगा? मुद्दा जरूर चर्चा में रहेगा। मुद्दे में जो लोग हैं या जिनकी पार्टियां हैं थर्ड फ्रंट में, जैसे गुजरात में अगर आप बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, केशु भाई की पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा माना गया। सद्भावना मंच वो वाला एक मुद्दा माना गया। जनता दल यूनाइटेड का एक कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ रहा है, एनसीपी भी लड़ रहे हैं वहां पे, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे नहीं लगता कि सीटों के मामले में तीसरे मोर्चे के लिए गुजरात में अब कोई जगह है। गुजरात का जो कंटेस्ट है वो बाइपोलर है, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में बटा हुआ है और इसमें तीसरे फ्रंट की राजनीतिक रूप से कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती। राजनीतिक रूप से कोई गुंजाइश भले ही ना हो, लेकिन यशवंत जी मतदाताओं की ओर से अगर हम सोचने जाए तो क्या ये सही होगा कि मतदाताओं का रुझान जो है वो सिर्फ 2 पक्षों के बीच में क्यों बटा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो केवल 2 पक्षों के बीच में बटा हुआ है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगर आप कांग्रेस और भाजपा के अलावा आप देखें तो राज्य में 10% से 20% तक, 10% से 20% तक ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने इन दोनों पार्टियों को पिछले कई चुनाव में वोट नहीं दिया। आप अगर दूसरे शब्दों में बोले, गुजरात में हर 5वां मतदाता ऐसा है जो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देता। जी।
तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जनता केवल और केवल इन्हीं दोनों के पक्ष में खड़ी है, लेकिन जो अपने यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, जो इलेक्शन की व्यवस्था है, उसमें उन मतों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, और उन बिल्कुल मतों का इम्पैक्ट इन दोनों पार्टियों के ही पक्ष में या बिल्कुल पक्ष में यशवंत निकल जी, मैं यही पूछने वाला था कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जीपीपी है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पक्ष है, और काफी सारे अपक्ष भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन सबों का काम जो रहता है वो सिर्फ वोट बटोरना होता है। कहीं कहीं सीट का फायदा उनको नहीं दिखाई पड़ता एग्जिट पोल के बारे में। जी, सीटों का मिलना संभव इसलिए भी नहीं है कि जब दो लोगों की बड़ी लड़ाई होती है, उसमें छोटी पार्टियों को अपने लिए सीट जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि वो नीचे के लेवल पे ऐसे उम्मीदवार दें जिनकी अपने क्षेत्र में बहुत पकड़ हो। बिल्कुल अगर आप अभी इन आज के चुनाव में भी ध्यान दें तो आप गिन चुन के उन लोगों को गिन सकते हैं। झगड़िया सीट पर जनता दल का जो कैंडिडेट है, वो जनता दल की सीट नहीं है, वो उस कैंडिडेट की सीट है। या पोरबंदर में या बाकी जगहों पे जहां एनसीपी के कैंडिडेट हैं जिनसे आपको उम्मीद है, वो एनसीपी की सीट नहीं है, वो उन कैंडिडेट्स की सीट है। अगर आप गुजरात में बोलेंगे तो पार्टी के नाम पे केशु भाई की पार्टी के अलावा अगर कोई पार्टी जो पार्टी के नाम पे वोट लेती है, वो सरप्राइजिंगली बहुजन समाज पार्टी है जी। जितने भी वोट पड़े, लेकिन उसको पार्टी के नाते वोट पड़ते हैं। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट गुजरात में मिलते हैं। बिल्कुल यशवंत जी, आज के पूरे अगर दिन की बात करें तो दो मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्या गुजरात कांग्रेस का 17 सालों का जो वनवास है वो कंप्लीट होगा, या तो फिर मोदी हैट्रिक लगाएंगे? ये दो बातें बार बार चर्चा में आ रही है। देखिए, गुजरात कांग्रेस का वनवास 17 साल से ज्यादा लंबा हो चला है जी। अगर आप वास्तविक तरीके से बोले तो कांग्रेस के खिलाफ जो जनादेश 1989-90 में पड़ा था, उसके बाद से कांग्रेस को आज तक गुजरात में जनादेश नहीं मिला। और भाजपा की ये 5वीं बार सरकार होगी अगर भाजपा बनाती है, तो नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार होगी, एक अलग विषय है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए अंतर मंथन करने की बहुत दिन होगा। अगर तो कांग्रेस आज अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसके लिए खुशी की बात होगी जी। लेकिन अगर आज कांग्रेस सत्ता छीनने में कामयाब नहीं होती, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीतते हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना पड़ेगा कि गुजरात की जनता का विश्वास राज्य के स्तर पे कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही। और गुजरात की जनता को वो दोष नहीं दे सकती, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी आप लोकल बॉडीज के चुनाव देखते हैं, पंचायत के चुनाव देखते हैं, नगर महापालिका के चुनाव देखते हैं, तो पिछले इतने वर्षों में कई बार कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया। कई बार बड़ी तादाद में नगर महापालिकाएं जीती, कई बार बड़ी तादाद में पंचायत के चुनाव कांग्रेस ने जीते। लेकिन उस विजय को कांग्रेस जनता के उस विश्वास को राज्य के स्तर पे जब चुनाव होता है, तब उस समय उसको जीत नहीं पाई। जी बिल्कुल यशवंत जी, आप लाइन पर हमारे साथ बने रहे क्योंकि काफी सारे पहलुओं पे बात करनी अभी बाकी है। परंतु विधानसभा इलेक्शन માટે બંને તબક્કામાં વિક્રમજનક મતદાન થયું એ હકીકત છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસ જીતના દાવા માંડી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્રની વાત કરાય તો સૌરાષ્ટ્રમાં ભાજપની બાજી બગડી શકે છે। ભાજપની બાજી બગાડવામાં કેશુભાઈનો મોટો હાથ હોઈ શકે તેવું તારણ છે એક્ઝિટ પોલનું। बढ़ने के बजाय વધુ વાત કરવા જોડાશે યશ। તો સૌરાષ્ટ્રમાં શું અસર પડે છે જીપીપીની, વધુ बात करवा जोड़ाશે यशवंत देशमुख। यशवंत जी, खास तौर पे जीपीपी का जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को है कि कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत है? ये थोड़ा नुकसान कांग्रेस को भी है। अगर आप एग्जिट पोल के अपने आंकड़े देखिए जी, तो आप देखेंगे कि सौराष्ट्र में कांग्रेस के भी वोट बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में जीपीपी लगभग 12% वोट के आसपास निकाल पाएगा, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा भाजपा से आ रहा है।
एक हिस्सा उसमें कांग्रेस से आ रहा है और एक बड़ा हिस्सा बढ़े हुए टर्नआउट से आ रहा है, जो लोग ज्यादा निकले हैं। जी अगर कांग्रेस को नुकसान नहीं करती जीपीपी तो कांग्रेस के वोट बढ़ने चाहिए थे। जो कांग्रेस के वोट नहीं बढ़ रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि जीपीपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी वोट काटे, हालांकि वो कम काटे, भाजपा के ज्यादा काटे। और जहां जहां पर जीपीपी ने भाजपा के वोट लिए और वहां पर सीट में बहुत कम मार्जिन था, वहां पे जीपीपी के वोट काटने के कारण हो सकता है कि आज कांग्रेस जीते कई सारी सीटों पे जी और भाजपा को सीटों का वहां पे नुकसान हो। नहीं, लेकिन लेकिन जीपीपी जी स्वयं सीटें बहुत ज्यादा जीतेगी, इसमें मुझे संदेह है। जी अगर जीपीपी और अदर्स यानी 12 प्लस 10 यानी 22 तकरीबन 22% वोट इस अदर फैक्टर को मिल रहा है, लेकिन सीटों की अगर संख्या गिनी तो सिर्फ 2 ही आ रही पूरे सौराष्ट्र में, ऐसा क्यों? जी जी बिल्कुल। और इसमें जो जो रेबल कैंडिडेट जिन्हें कहते हैं, जी विद्रोही उम्मीदवार, उनके भी वोट्स हैं, इसमें एनसीपी के भी वोट्स हैं, इसमें बाकी उम्मीदवारों के भी वोट हैं। लेकिन ये सीटों में नहीं बदल पाएंगे। सीटें जो हैं वो ज्यादातर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही बटेंगी। भाजपा की सीटों में सौराष्ट्र में कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी, लेकिन कितनी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टर्नआउट बहुत ज्यादा बढ़ा है। हो सकता है कि कुछ टर्नआउट ऐसा भी बढ़ा हो जो कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया हो, जिससे केशुभाई फैक्टर को कम करने में उनको मदद मिली हो। और एक रसप्रद बात यह है कि सौराष्ट्र के पूरे रीजन में जैसे आपने बताया कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ है, 10 बैठकों का यहाँ पे उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके सामने कांग्रेस का टर्नआउट भी इतना नहीं रहा, लेकिन उसको 9 सीटों का फायदा है। जी जी, ये डिफॉल्ट का फायदा है, इसको समझना बहुत आसान है। जी समझिए किसी किसी सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट मिले, 45% वोट मिले, और वहां पे कांग्रेस को 40% वोट मिले, और भाजपा ने मानिए 5% वोट से वहां पे जीत हासिल की। जी अब अगर वहां पे जीपीपी ने अपना कैंडिडेट दिया और उसने भाजपा के 6 या 7% वोट काट लिए, तो कांग्रेस के वोट नहीं बढ़े। कांग्रेस 40% पे ही है जहां पे थी, लेकिन भाजपा 39 अगर आएगी तो कांग्रेस वहां पे जीत जाएगी। इसलिए ये एक तरह से डिफॉल्ट गेन है। कांग्रेस के वोट सौराष्ट्र में नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटें सौराष्ट्र में बढ़ेंगी, क्योंकि केशुभाई बहुत सारी क्रिटिकल जगहों पे, क्रूशियल जगहों पे भाजपा के वोट काट रहे बिल्कुल। हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि सौराष्ट्र रीजन में जो भी पक्ष लीड में रहेगा उसका जो विनिंग मार्जिन जो होता है वो काफी कम होगा। बहुत कम होगा। सौराष्ट्र में आज आप पाएंगे बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां पे विनिंग मार्जिन बहुत थोड़ा रहने वाला है। बिल्कुल। जीपीपी का अगर ऑल ओवर प्रभाव की बात करें पूरे गुजरात में, तकरीबन 165 से ज्यादा उम्मीदवार उनके जीपीपी की ओर से खड़े हुए हैं। सौराष्ट्र की हमने बात कर ली, बाकी जगहों पे कहीं जीपीपी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। कहीं पे भी जीपीपी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जीपीपी के प्रदर्शन या जीपीपी के कारण मध्य गुजरात में मैं ये कह सकता हूं कि जो पटेल के इतर ओबीसीज हैं या अन्य जातियां हैं, उनमें जरूर एक रिएक्शन दिखा है, और वो मतदाता भाजपा की ओर ज्यादा पोलराइज हुए हैं। इसलिए जो सौराष्ट्र में भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे लगता है, जी वो अब नतीजे आने से ही पता लगेंगे, कुछ ही बिल्कुल, समय बिल्कुल। पता लग जाएगा। उस नुकसान का भरपाई जो है वो मध्य गुजरात में हो जाएगी। नहीं तो मुद्दा यही है कि जीपीपी का जो नुकसान होगा वो सिर्फ बीजेपी को जो नुकसान सौराष्ट्र रीजन में है वो सिर्फ जीपीपी का होगा कि या अन्य मुद्दों का भी होगा, क्योंकि वहां पे ढेर सारे मुद्दे थे, पानी की समस्या थी, किसानों की समस्या थी, बिजली की समस्या थी। देखिए वहां पे मुद्दे बहुत सारे थे। जी सवाल यह है कि जब सरकार से कोई वोट नाराज होता है, नाराज होके सरकार के खिलाफ वोट डालता है अगर मानिए वहां पर, और उसको केवल और केवल एक ही उपाय दिखे, तो
वो सरकार के खिलाफ उस उपाय को वोट डाले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर जीपीपी नहीं होती जी सौराष्ट्र जी में, बिल्कुल। तो ये सारे नाराज मतदाता कांग्रेस को जाते और उससे कांग्रेस को और ज्यादा फायदा होता। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस को फायदा सौराष्ट्र में केवल वहीं पर होगा जो कि बहुत छोटे मार्जिन की या क्लोज सीट्स हैं, या जो स्विंग सीट्स जिन्हें कहा जाता है। इसलिए मुद्दे नहीं है, ऐसा नहीं है, मुद्दे नहीं होते तो भाजपा के वोट वहां पे कम नहीं हो रहे होते, बिल्कुल। भाजपा की सीटें वहां कम नहीं हो रही होती। मुद्दे हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में मुद्दों के साथ में कुछ और चीजें भी हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि भाजपा को नुकसान पूरे राज्य में कवर करने में आसानी होगी। हमने डिलिमिटेशन की बात की थी, जो विस्तार में बदलाव किया गया, उसके कारण कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं नई जो कि भाजपा शायद नए तरीके से जीत सके। हमने बात की कि एमएलएस के अगेंस्ट की इनकम्बेंसी है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनसे लोग बहुत नाराज हैं, उनको हराना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं उनको हराना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर भाजपा के एमएलए खराब है तो कांग्रेस के भी तो एमएलए खराब हैं। कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के भी तो सिटिंग एमएलए हारेंगे, और अगर वो हारेंगे तो वहां पे कौन जीतेगा या वहां पे उसका लाभ किसको मिलेगा? तो इसलिए ये मुद्दा दोनों तरफ बराबरी पे चलता है। ओके, बात करेंगे और रीजन के बारे में, પરંતુ આપણે કહી દઈએ કે કેશુભાઈની જીપીપીનું ફેક્ટર સૌરાષ્ટ્ર ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ કામ કરશે, પરંતુ અહીંયા ફાયદો કરાવશે ભાજપને। સાંભળીને ચોક્કસ નવાઈ લાગશે, પરંતુ એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓ આ પ્રકારના અર્થનું જ કંઈક અર્થઘટન કરી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસને ફાયદો થઈ શકે છે। 9 બેઠકો પ્લસમાં રહી શકે છે, કારણ કે કેશુભાઈ, લેઉવા પટેલ અને ખોડલધામનું ફેક્ટર કામ કરશે। ભાજપને સૌરાષ્ટ્રમાં ભલે કેશુભાઈ નડી ગયા, પરંતુ મધ્ય ગુજરાતમાં આ જ કેશુભાઈનું ફેક્ટર ભાજપને ફાયદો પહોંચાડી શકે છે। જે ઘટ સૌરાષ્ટ્રમાં કેશુભાઈ ભાજપને પહોંચાડશે તે ઘટને મધ્ય ગુજરાતમાં સહભર પણ કેશુભાઈનું ફેક્ટર કરશે। એક્ઝિટ પોલમાં મધ્ય ગુજરાતના આંકડા જોઈએ તો મધ્ય ગુજરાતના કુલ 63 બેઠકોમાંથી ભાજપને ગત ચૂંટણીમાં 32 બેઠકો મળી હતી, તેમાં આ વખતે 11 વધુ બેઠકો મળશે, એટલે કે 43 બેઠકો સુધી ભાજપ પહોંચી જશે। અને જે 9 વધુ બેઠકો કોંગ્રેસને સૌરાષ્ટ્રમાં મળી છે તે મધ્ય ગુજરાતમાં તેટલી જ 9 બેઠકો કોંગ્રેસ ગુમાવવાની છે। કેશુભાઈ ફેક્ટર મધ્ય ગુજરાતમાં ફાયદો કરાવે તે વાત ગળે ન ઉતરે, પરંતુ મધ્ય ગુજરાતમાં કેશુભાઈના ઉમેદવારોની વિરુદ્ધમાં ઓબીસી મતદારોએ જોશ દેખાડી અને કેશુભાઈના ઉમેદવારોને પાડી દેવા આ જ ઓબીસી મતદારોએ ભાજપની તરફેણમાં ભરપૂર વોટિંગ કર્યું છે। મધ્ય ગુજરાતમાં ભાજપને ફાયદો થવા પાછળ કેશુભાઈની પાર્ટી ઉપરાંત કોંગ્રેસના સિટિંગ ધારાસભ્યો સામેની એન્ટી ઇન્કમસી પણ જવાબદાર નીવડી શકે છે। મધ્ય ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સિટિંગ ધારાસભ્યો સામે મતદારોમાં રોષ છે, અને આ રોષ વ્યક્ત કરવા આ મતદારોએ ભાજપને ભરપૂર વોટ આપ્યા હોવાનું સર્વેમાં બહાર આવ્યું છે। આ ઉપરાંત મધ્ય ગુજરાતમાં નવું સીમાંકન અને નવી બેઠકો ભાજપ માટે આશીર્વાદ સાબિત થઈ શકે છે। એક્ઝિટ પોલમાં મધ્ય ગુજરાતમાં નવું સીમાંકન ભાજપને ફાયદો કરાવ જે કેશુભાઈનું ફેક્ટર સૌરાષ્ટ્રમાં દગો દઈ ગયું તે કેશુભાઈ ફેક્ટર મધ્ય ગુજરાતમાં ઓબીસી મતદારોનો સાથ અપાવનારું સાબિત થયું। જો કે આ સર્વેના આંકડા છે, હકીકત અને સત્ય 20મી ઈવીએમ ખુલ્યા બાદ અને પરિણામો જાહેર થયા બાદ જ સામે આવશે। બ્યુરો રિપોર્ટ TV9। तो यशवंत जी, मध्य गुजरात की अगर बात करें तो जीपीपी का फैक्टर यहाँ है, लेकिन वो बीजेपी को कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी फायदा पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल फायदा पहुंचा रहा है, और वो केवल मध्य गुजरात का ही नहीं, एक जेनरिक असेसमेंट है जी कि पटेल मतदाता या पाटीदार मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण या उनके प्रचार के कारण जो बाकी ओबीसी मतदाता हैं या बाकी उस तरीके के मतदाता, उनमें एक काउंटर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, और इसका असर कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि सौराष्ट्र में जहां पे नुकसान है जीपीपी की ओर से, वहां उसको देखते हुए मध्य गुजरात के जो ओबीसी वोटर्स है वो न केवल बीजेपी के लिए बाहर निकले वो मतदान केंद्रों तक, लेकिन वो दौड़े बीजेपी को बचाने के लिए।
हाँ, बीजेपी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, या आप जैसे भी कहें, देखिए सामान्यतः जो ग्रामीण और बाकी इलाकों में भी एक जो पावर का स्ट्रक्चर काम करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि बीजेपी के वोट काट लेंगे केशु भाई और बस कांग्रेस जीत जाएगी। इतना आसान नहीं होता ये पूरा समीकरण। नीचे गांव-गांव और तालुका से लेके ऊपर तक के लेवल पे एक पावर का स्ट्रक्चर होता है, और अपने यहाँ हम सभी जानते हैं कि जातिगत या कम्युनिटी लेवल की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। ये भारतीय समाज का अंतर्निहित हिस्सा है। तो जो एक पटेल लॉबी जिसको हम कहते हैं, उसके वर्चस्व को आगे कि अगर ये इस तरीके से आगे बढ़ा तो बाकी सब लोगों को सामाजिक ताने बाने में, प्रोग्रेस में बहुत दिक्कत होगी, उसके रिएक्शन में बचा हुआ समाज जिस तरीके से उसका भी टर्नआउट बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं शायद भाजपा को बचाने में या उसके रेस्क्यू में आगे आया है। लेकिन ये बात तो नहीं है कि जीपीपी के जो वोटर्स है, यानी जीपीपी के पाले में जितने भी वोट पड़े हैं वो सिर्फ पटेलों के ही वोट है। सिर्फ नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे मतदाता भी हैं जो किसी न किसी तरीके से भाजपा से नाराज हैं, या उनके जो कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया उनके साथ के लोग होंगे। लेकिन जीपीपी के कुल मतदाताओं का जो बहुमत है वो मुख्यतः पटेल मतदाताओं का है। जी, और मध्य गुजरात में अगर अदर्स की बात करें तो 2007 में 2 सीटें अदर्स के पाले में थी, लेकिन इस बार जीपीपी का फैक्टर बढ़ने के बाद भी कहीं पे अन्य का फैक्टर नहीं दिखाई पड़ता है। 0 बैठक, 0 सीट्स एग्जिट पोल में दिखाई गई। देखिए, जीपीपी सीट जीतने के नाम पर अगर कहीं मुकाबले में है, वो मुख्यतः केवल और केवल सौराष्ट्र में है। बिल्कुल, बची हुई किसी भी जगह पे अन्य के खाते की सीटें केवल 2-4 वो हो सकती हैं जहां पे वैयक्तिक रूप से कोई बहुत बड़ा उम्मीदवार, महत्वपूर्ण उम्मीदवार खड़ा हो, और जब तक वो उम्मीदवार वैसा नहीं हो तब तक इन कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर तीसरी किसी पार्टी के लिए गुजरात में जीतना या उसके उम्मीदवार को जीतना बड़ा कठिन है। जी, मध्य गुजरात में कांग्रेस की अगर बात करें तो उसको 9 सीटों का नुकसान है। हालांकि वोट बैंक की अगर बात की जाए तो मध्य गुजरात में एक पट्टा जरूर आदिवासी वोट बैंक का भी है। तो फिर अगर कमिटेड वोट बैंक कांग्रेस के साथ रही है, फिर भी उसको 9 बैठकों का नुकसान कैसे? क्योंकि पिछली बार पूरे गुजरात में कांग्रेस को जो भी सीटें मिली थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य गुजरात से आया था। जी, मध्य गुजरात में जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलएस थे उनकी भी हालत बहुत खराब है। देखिए, कि सर्वविदित सत्य है कि पिछले 20 वर्षों में किसी भी राज्य में कभी भी कोई चुनाव हुए हों, लगभग आधे से ज्यादा सिटिंग एमएलए चुनाव हारे हैं। अगर उनको दोबारा टिकट मिला है तो सिटिंग एमएलए चुनाव हारे हैं बड़ी तादाद में, और ये बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है। हमारा कैलकुलेशन जब हम गुजरात का करते हैं तो सामान्यतः मैंने ये देखा है कि लोग ये गलती करते हैं कि वो भाजपा के उम्मीदवारों को तो गिनते हैं कि हाँ, भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें से लोग चुनाव हारेंगे, लेकिन सिटिंग एमएलए के चुनाव हारने की बात करते समय वो कांग्रेस को गिनना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के भी तो सिटिंग एमएलए 50 से ज्यादा थे गुजरात में, वो सारे जीतेंगे ऐसा तो नहीं है। तो मध्य गुजरात में कांग्रेस की जो सीटें कम आने की उम्मीद है उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके जो सिटिंग एमएलएज हैं, खराब एमएलएज हैं, उनकी हार भी होने वाला है। बिल्कुल, આપણે વધુ કેટલાક મુદ્દાઓની વાત કરીશું। ઈવીએમ 8 વાગે ખુલશે, રિઝલ્ટ આવવાના શરૂ થશે, પરંતુ આ જે રિઝલ્ટ છે એ આંકડાઓની માયાજાળ ઉપરાંત બીજું શું કહી રહ્યા છે તે મુદ્દે વધુ કેટલીક વાત કરીશું, પણ તે પહેલા સમય છે એક બ્રેકનો।